नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग गति के बारे में पढ़ रहे थे, मोशन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं बल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बल तथा गति के नियम। ये आपका चैप्टर है क्लास 9 का। अब इसमें बल पढ़ने वाले हैं। बल होता क्या है? ये एक प्रकार का बाह्य कारक होता है। यदि आप किसी वस्तु को, यहाँ वस्तु रखी हुई है, इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इस पे बल लगा रहे हैं। तो आप किसके द्वारा इसके स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं? इसकी स्थिति पहले यहाँ थी, अब इसकी स्थिति बदल करके यहाँ हो गई, तो आप इसको उठा करके यहाँ रख रहे हैं। तो ये किसके द्वारा संभव हो पा रहा है? तो ये आपका संभव हो पा रहा है बल के कारण। बल क्या होता है? किसी भी वस्तु की स्थिति को बदल देता है। वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो यहां लिखते हैं हम बल वह बाह्य कारक है। बाह्य मतलब आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं या बाहर से काम कर रहे हैं, जो किसी वस्तु की स्थिति व आकार में परिवर्तन कर देता है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति व आकार या रूप में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल की एक परिभाषा, बल की वैसे कई सारी परिभाषाएं, ये परिभाषाएं कोई जरूरी नहीं कि एक ही परिभाषाएं सत्य है। मनुष्य क्या है? तो हम कहते हैं कि मनुष्य के 2 आंख है, 1 कान है, 1 मुंह है, तो ये मनुष्य की परिभाषा हो गई। तो ये ऐसा नहीं है। मनुष्य की परिभाषा आप कई तरह से दे सकते हैं। सेम ऐसे ही बल की परिभाषा भी आप कई प्रकार से दे सकते हैं। बल क्या करता है? कोई वस्तु गति की अवस्था में होता है तो उसको विराम की अवस्था में लाने का प्रयास करता है, या कोई वस्तु विराम की अवस्था में होता है उसको गति की अवस्था में लाता कौन है? बल लाता है। तो गति की अवस्था से विराम की अवस्था में या विराम की अवस्था से गति की अवस्था में लाना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। विरामावस्था क्या होता है? गति की अवस्था क्या होता है? कल के वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो बल क्या होता है? बल हमने लिखवाया एक प्रकार का बाह्य कारक होता है जो उस वस्तु के आकार और स्थिति में परिवर्तन करता है। बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर m×a होता है। इसका हम डेरिवेशन अभी आगे करवाएंगे। F बराबर क्या होता है? ma होता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन। ये सबसे पहला आपका फार्मूला निकला था। बल का सबसे पहला फार्मूला क्या है आपका? यही है, मास इंटू एसिलरेशन। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। आगे चल करके कई सारे परिभाषाएं आए बल की, मगर इसी से निकली हुई हैं। देखेंगे बल का, इसका देखिएगा मात्रक क्या होगा। कोई पूछता है आपसे मात्रक, वैसे बीमा आपको आगे पढ़ाएंगे। बीमा क्या होता है या फर्स्ट की क्लास में देखना चाहेंगे MLT-2, उसमें हम आपको ड्राइव करवाएंगे। यहाँ पे इसका मात्रक देखेंगे तो m का मात्रक होता क्या है? m मतलब होता है मास, और a फॉर क्या होता है? एसिलरेशन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? इसका होता है द्रव्यमान यानी कि मास, और इंटू a फॉर एसिलरेशन मतलब त्वरण। तो बल का जो मात्रक होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और गुणे त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कल आपको हम पढ़ाए थे कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो रख देते हैं इसका मात्रक और इसका मात्रक, यानी कि बल का मात्रक क्या हो जाएगा? दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों मात्रकों का, तो ये बल का मात्रक हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक हो जाएगा। या फिर इतना लंबा नहीं बोलते हैं इसको, न्यूटन साहब जी के नाम पर, न्यूटन एक वैज्ञानिक है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा काफी सारा। तो न्यूटन साहब के नाम पे हम इसका मात्रक क्या रख देते हैं? बल का मात्रक न्यूटन रख देते हैं। अब देखेंगे बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल के प्रकार कितने हैं? तो आप में जो दिया हुआ है वो बल के प्रकार में 2 प्रकार दिया हुआ है। पहला आपका दिया हुआ है, वैसे तो बल किस आधार पे आप बांटना चाहते हैं, किस आधार पे बांट रहे हैं, उस प्रकार से क्या होगा? बल
आपका कैटेगराइज होगा। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं उसमें बल दो प्रकार के आपकी किताब में दिया हुआ है 9th क्लास में। वैसे बल आपका देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है और आपका होता है विद्युत चुंबकीय बल भी होता है, प्रतिकर्षण आकर्षण बल भी होता है। और ऐसे ही देखा जाए ये ससंजक और असंजक के हिसाब से देखा जाए तो ससंजक बल और असंजक बल होता है। ये सारा आपको फर्स्ट ईयर में हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। यहाँ आपके शॉर्ट में दिया हुआ है बल दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। तो यहाँ लिखते हैं संतुलित बल और दूसरा होता है आपका असंतुलित बल। तो संतुलित बल यानी कि बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा क्या होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, संतुलित बल क्या होता है। देखेंगे यदि किसी वस्तु को, ठीक है, उस पे एक साथ क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक क्या कर रही है, बल कार्य कर रहे हैं। किसी भी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहा है और यदि वस्तु पे बल कार्य कर रहा है तो बल का परिणामी कितना है, यदि शून्य हो तो बल का परिणामी शून्य होने पर उसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित बल कहेंगे। संतुलित बल क्या होता है, एक देखिएगा एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, एक सपोज दैट एक पेड़ है बीच में या कुछ बीच में खड़ा हुआ है। आप मान लीजिए एक जितना फोर्स इधर साइड से लग रहा है उतना ही फोर्स इस साइड से लग रहा है, दोनों साइड से दोनों ओर से बल समान लग रहा है। 50 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है और 50 न्यूटन का बल इस ओर से लग रहा है। दोनों ओर से 50-50 न्यूटन के बल लग रहे हैं। जितनी ताकत से एक आदमी इधर खींच रहा है उतनी ही ताकत से एक आदमी उस एक रस्सी है उसको इधर खींच रहा है और बीच में वो बंधी हुई है, तो 50 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 50 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो ना ही कोई इस ओर जाएगा ना ही कोई इस ओर आ जाएगा, यानी कि उसमें हार जीत किसी की नहीं होगी। ये दोनों बल बराबर बराबर लग रहे हैं, 50 न्यूटन इधर लग रहा है, 50 न्यूटन इधर लग रहा है, तो क्या होगा, वो रस्सी को बराबर बराबर खींच रहे हैं, तो इसमें किसी की हार जीत नहीं होगी। तो यदि किसी एक बॉडी पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं और उनका परिणामी कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि 50 न्यूटन इधर साइड से है और 50 न्यूटन इस साइड से है, तो दोनों साइड से क्या है 50-50 न्यूटन लग रहे हैं और एक +50 हो गया, दूसरा वाला -50 हो गया। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो +50 और -50 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 होगा। तो इस प्रकार के बल को क्या बोलेंगे, हम संतुलित बल कहेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। तो संतुलित फोर्स होता क्या है, यदि किसी पिंड पर, यदि किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल लगते हो उसे क्या बोलते हैं, हम संतुलित बल कहते हैं। सेम ऐसे ही असंतुलित बल है। असंतुलित बल क्या होता है, यदि किसी वस्तु पे एक साथ दो या दो से अधिक बल लग रहे हो लेकिन क्या हो, उनका परिणामी शून्य ना हो। यहाँ पे दो या दो से अधिक बल लगेंगे, इनका परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ लिख देते हैं किसी वस्तु पर लग रहा है, कहाँ लग रहा है, किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, अधिक बल लगता है जिसका परिणामी क्या है, शून्य है। शून्य हो, तो किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक बल लग रहा हो और उसका परिणामी क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। 50 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, 50 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है। अब दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 50-50 न्यूटन का एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। ये बीच में ये बंधा हुआ है, तो ना ही ये इस ओर जाएगा ना ही इस ओर जाएगा। अब ये क्या होगा, इसी पे यहाँ पे ही रुका रहेगा। दोनों लोग खींच रहे हैं 50-50 न्यूटन से, तो ये जहाँ है वहीं रहेगा और ये कहीं नहीं जाएगा ये वस्तु। ऐसे ही दूसरा है असंतुलित बल, इसी का अपोजिट हो जाएगा। किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं,
किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगने के कारण उस बल का परिणामी कितना हो जाए, परिणामी बल कितना हो जाए, शून्य ना हो। तो किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगे और उस वस्तु का परिणामी बल क्या हो, शून्य ना हो, तो इसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। मान लीजिए एक क्या कर रहा है, एक इधर से बच्चा है वो 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और उसके पिताजी हैं इधर से लगा रहे हैं 40 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। वो 40 न्यूटन से इस रस्सी को खींच रहे हैं, उधर से जो बच्चा है वो 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है। तो आप जानते हैं जब 40 न्यूटन वाला बल ज़्यादा होगा तो 10 न्यूटन 40 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन कितना हो जाएगा, बराबर 30 न्यूटन। जो डिफरेंस आया 30 न्यूटन आया, तो बच्चा क्या होगा 30 न्यूटन से धीरे धीरे क्या होगा, अपने पिता की तरफ चलता हुआ चला आएगा। यानी उस बच्चे पे कितने न्यूटन का बल लगेगा, 30 न्यूटन का बल लगेगा और बच्चा क्या होगा, अपनी पिता की ओर धीरे धीरे क्या होगा, चलते हुए चला आएगा। खींचते चले जाएंगे, वो पकड़े रहेगा, वो उतना बल नहीं लगा पाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो उनकी ओर चला आएगा। या किसी वस्तु पे ऐसे ही लगाते हैं आप बल, तो क्या होगा, 40 न्यूटन यहाँ से 10 लग रहा है तो 10 वाले की तरफ नहीं झुकेगा, ये वस्तु किसकी ओर झुकेगा, ये वस्तु पिता की ओर झुकेगा, क्योंकि वो 40 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। अब 40 न्यूटन वाला बल ज्यादा हुआ तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, असंतुलित बल। ये क्या कर रहा है, उस वस्तु को एक ओर कर दे रहा है, किसी एक ओर कर दे रहा है किसी के, तो उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित बल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गति के नियम है। तो न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है न्यूटन के गति का नियम। तो अगला टॉपिक है आपका, अगला है न्यूटन के गति का नियम है। न्यूटन के गति के नियम देखेंगे हम। न्यूटन के गति के 3 नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इससे पहले हम जानेंगे जड़त्व क्या होता है। जड़त्व यानी कि इनर्शिया, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम न्यूटन के गति का पहला नियम पढ़ेंगे, क्योंकि पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम ही कहलाता है। और जड़त्व होता क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। जड़त्व भी एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। बल की परिभाषा हम बताए थे। देखिएगा क्या होता है, कोई भी वस्तु क्या होता है, कोई भी वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहनी चाहती है। यदि वो विरामावस्था में यानी कि रुकी हुई अवस्था में है तो वो रुकी हुई अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं। जैसे कि आपकी एक घर में पुस्तक रखी हुई है, वो पुस्तक क्या है, मेज पे रखी हुई है। अब वो जब मेज पे रखी हुई है तो वो आपकी पुस्तक क्या है, कहीं नहीं जाएगी, वहीं पर क्या है, स्थिर रहेगी और चल करके कहीं नहीं जाएगी। तो ये यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। और यदि वस्तु कोई गति की अवस्था में है, जैसे कि आपका एक बॉल है, बॉल को आप फेंकते हैं, बॉल क्या हो रहा है, जमीन पे ऐसे चलता हुआ चला जा रहा है, आगे की ओर गति करना शुरू कर देता है। जब वो गति करना शुरू करता है तो गति करता ही रहता है और फिर क्या होता है, तो इसी से हम बोलते हैं कि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। अब आप पूछेंगे कि गति करता है तो जा करके कुछ दूर बाद सर रुक क्यों जाता है, तो रुकता इसलिए है क्योंकि उसमें क्या कार्य करता है, घर्षण कार्य करता है। दो वस्तुओं के बीच आप जानते हैं घर्षण लगता है, और एक जो घर्षण बल लगता है वो बल क्या करता है, जो ये जा रहा है जिस वेलोसिटी से, उसको रोकने का प्रयास करता है कि ये वस्तु क्या हो जाए, रुक जाए, और उस वस्तु को रोक देता है। आखिरकार दो वस्तुओं के बीच में एक बॉल हो गया, एक आपकी जमीन है, आपका सरफेस है, पृथ्वी है, उस दोनों के बीच में क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है और वो क्या करता है, उस वस्तु यानी उस बल को रोकने का प्रयास करता है, और इस बल को ही क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, आपकी वस्तु रुक जाती है। यदि घर्षण बल शून्य हो, गैलीलियो साहब ने बताया है कि यदि घर्षण बल शून्य हो, यदि वस्तु को आप गति की अवस्था में किसी भी वस्तु को गति दे देते हैं तो वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक कि उस पर आप बाह्य बल ना लगाएं। तो जड़त्व होता क्या है, तो जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है कि कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। किसी वस्तु का वह गुण
वह गुण जिसके कारण यदि वस्तु विरामावस्था मतलब रेस्ट की अवस्था, तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, तो वह विरामावस्था में रहेगी। ऐसे ही यदि वो गति की अवस्था में है, यदि वह वस्तु गति की अवस्था में है, मोशन कर रहा है, तो वह किस अवस्था में रहेगी? गति की अवस्था में ही रहेगी। तो कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, तो रुकी हुई अवस्था में रहेगी। यदि वो गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी। ये क्या होता है? कहलाता है जड़त्व कहलाता है। और यही जड़त्व जो है, यही क्या कहलाता है? अब देखिएगा, यहाँ पे एक हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। यदि आप क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ये ग्लास लिए हैं और ग्लास के ऊपर क्या करते हैं, एक दफ्ती रख देते हैं। ये देखिएगा, हमने एक दफ्ती रखा और एक देखिएगा सिक्का है, ये 5 का सिक्का है। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रख दे रहे हैं। आप भी करके देखिएगा, इस वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं। ये देखिएगा, इस समय रुकी हुई अवस्था में है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब ये ग्लास है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको, इस दफ्ती को यहाँ पे हम यहाँ से फोर्स देंगे और जब फोर्स देंगे इसको हम गति प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? गति प्रदान कर देंगे, मोशन अवस्था में ले आएंगे। और जब मोशन अवस्था में ले आएंगे तो ये जो आपका सिक्का है, ये सिक्का कहीं नहीं जाएगा, ये इसी अवस्था में रुके रहना चाहता है, ये साथ में जाना नहीं चाहता है। तो ये क्या होगा, इसी अवस्था में रुका रहेगा। तो होता क्या है, देखिएगा यहाँ पर इस दफ्ती को यहाँ पे रखे हुए हैं और ये आपका क्या है, सिक्का है, जो कि इसके ऊपर क्या है, रखे हुए हैं। इसको हम, अब देखिए, इसको यदि यहाँ से हम मारते हैं, इसको हम फोर्स मतलब इस पे फोर्सफुली इसको मारते हैं, देखिएगा मारते हैं, तो क्या हुआ, सिक्का जा करके कहाँ गिर गया, इस ग्लास में चला गया। ठीक है, तो ये ग्लास में आ गया, सिक्का कहाँ आ गया, ग्लास में आ गया। अब ये ग्लास में सिक्का क्यों आया? क्योंकि ये क्या है, ये गति नहीं करना चाहता है। ये वस्तु किस अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, विरामावस्था में है और ये गति करना नहीं चाहता है, ये रेस्ट की अवस्था में ही रहना चाहता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, आपका ये जो दफ्ती था, वो दफ्ती तो मोशन कर गया, दफ्ती तो आपका चला गया, लेकिन सिक्का क्या है, ये कहाँ आ गया, आपके ग्लास में ही आ गया, ग्लास में ही चला आया। बाकी वो दफ्ती आपका चला गया, उसको हमने मोशन प्रदान कर दिया, उसको गति दे दिया, वो चला गया और सिक्का आपके कहाँ चला आया, इस ग्लास में आ गया। सेम ऐसे ही जड़त्व का और भी कई सारा उदाहरण है। देखेंगे, यदि आप कांच की खिड़की है और कांच की खिड़की पे क्या करते हैं, एक पत्थर मारते हैं। देखिएगा, कांच की खिड़की है, उसमें पहले आप गोली चलाते हैं, बड़ा सा ग्लास है, ग्लास का लगा हुआ है खिड़की। अब उस पर आप गोली चलाते हैं, जब गोली चलाएंगे तो क्या होगा, उस कांच की जो शीशा है, उस शीशा टूटेगा नहीं आपका, क्या होगा, उतने स्थान पे छेद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छिद्र हो जाएगा और बाकी शीशा आपका सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या होता है, यदि एक कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो पत्थर की वजह से पूरा ग्लास क्या होता है, चटक जाता है और बेकार हो जाता है। गोली से क्या होगा, एक सिर्फ सुराग बनता है, लेकिन पत्थर से क्या होता है, पूरा शीशा आपका डैमेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, पूरा वस्तु किस अवस्था में था, रुकी हुई अवस्था में था। इसको जो हमने फोर्स दिया, गोली की जो वेलोसिटी काफी तेज है और उस वेलोसिटी के कारण जो फोर्स दिया हमने, वो काफी तेजी से क्या हुआ, निकल गया। जो काफी तेजी से निकल गया तो उसमें क्या कर दिया, छेद कर दिया। जबकि जो पत्थर होता है, वो पत्थर जाकर के उससे टकराया और कुछ देर उस पे स्थिर रहा। जब स्थिर रहा तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी भाई वेलोसिटी धीरे है पत्थर की, अब गया उससे टकराया, काफी देर तक संपर्क में रहा। जब काफी देर तक संपर्क में रहने के कारण ग्लास पूरा क्या होता है, आपका चटक जाता है और
गोली से क्या होता है, आपका छटकता नहीं है। तो ये भी आपका जड़त्व का उदाहरण है। ऐसे ही देख सकते हैं यदि आप बस में सफर कर रहे होते हैं, तो बस में सफर करते हैं तो देखते होंगे जैसे ही बस चलती है तो आप किधर की ओर जाते हैं, आगे की ओर या पीछे की ओर जाते हैं। बस चलती है तो क्या होता है, आप पीछे की ओर मूव कर जाते हैं। देखिएगा आपका जो नीचे वाला धड़ है वो आगे की ओर मूव करता है, और जो आपका ऊपर वाला धड़ है वो कहाँ मूव करता है, पीछे की ओर मूव करता है। इसलिए जब बस ऐसे आगे गतिमान हुई, जब बस गतिमान हुई तो आपका नीचे वाला धड़ आगे की ओर मूव करेगा, और जो ऊपर वाला धड़ है कहाँ मूव करता है, पीछे की ओर मूव करता है। ऐसे ही जब जो बस चालक होता है ये किसके कारण हो रहा है, जड़त्व के कारण हो रहा है, क्योंकि जो वस्तु गतिमान अवस्था में है गतिमान अवस्था में रहनी चाहिए, और जो गति की अवस्था जो विरामावस्था में है वो विरामावस्था में रहनी चाहिए। इसीलिए ये कारण, इस कारण क्या होता है, ये चीज होता है। ऐसे ही देखेंगे यदि बस क्या होती है, रुकती है, बस रुकने के कारण क्या होता है, यदि बस अचानक ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो क्या होता है, नीचे वाला धड़ क्या होता है, विरामावस्था में रहता है, और ऊपर वाला धड़ क्या होता है, आगे की ओर जाके झुक जाता है। ये किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। कंबल है, कंबल को ठंडी में क्या होता है, इसमें काफ़ी धूल वगैरह आ जाता है, और कंबल को आप झाड़ते हैं। जब कंबल को झाड़ते हैं तो होता क्या है, ऐसे लेके झाड़ते हैं तो उसमें कई सारे धूल के कण मौजूद होते हैं, और जब धूल के कण मौजूद होते हैं आप झाड़ते हैं तो धूल के कण गिर जाते हैं, और कंबल क्या होता है, सेफ आपका साफ सुथरा निकल आता है। तो इसको आप झाड़ते हैं तो धूल के कण गिरते क्यों हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि धूल के कण क्या होते हैं, विरामावस्था में रहना चाहते हैं, और जब विरामावस्था में रहना चाहते हैं तो वो जो आप झटक रहे हैं तो कंबल तो आपका गति करेगा, लेकिन जो आपके कण हैं, धूल के कण हैं, वो गति करना नहीं चाहेंगे। जैसे कि अभी ग्लास के ऊपर दिखाए थे, एक सिक्का रखे थे, सिक्का आपका गति करना नहीं चाह रहा था, इसको हमने गति कराया, जो आपका ऊपर रखे हुए थे दफ्ती, वो दफ्ती क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, गत्ता मूव कर रहा था, लेकिन क्या है, जो सिक्का है वो मूव नहीं कर रहा है। इसलिए क्या होगा, जो कंबल है, कंबल को आपने झटका, उससे क्या हो रहे हैं, धूल के कण गिर जा रहे हैं, लेकिन कंबल क्या है, कंबल साफ भी हो गया, धूल के कण नीचे आ गए, क्योंकि जो कण होता है रुका रहना चाहता है। अब कंबल ऊपर गया, नीचे आया, तो ये कण ही रुका रहना चाहता है, और धीरे धीरे कंबल से क्या होता है, धूल के कण सारे के सारे नीचे मूव कर जाते हैं। तो ऐसे ही और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, उस सबको आप पढ़िएगा। जैसे दिया गया है, एक पेड़ है, पेड़ को आप हिलाते हैं, उस पर कई सारे फल लगे हुए, आम लगा हुआ है, अमरूद लगा हुआ है, अब पकड़ के इसको हिला रहे हैं। जब पेड़ को आप पकड़ के हिलाते हैं तो क्या होगा, उसमें जो फल लगे हुए हैं वो फल आपके मूव नहीं करना चाहते हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, जो फल हैं, वो आपके कहीं नहीं जाना चाहते हैं, वो रेस्ट की अवस्था में रहना चाहते हैं। तो क्या होगा, जो अमरूद लगा है, फल लगा है, वो सारा का सारा क्या होगा, पृथ्वी पे आ जाएगा, और बाकी आपका जो डाल है वो डाल हिलेगा, लेकिन पत्ती नहीं जाना चाहेगा, हिलना नहीं चाहेगा। तो इसके कारण क्या होगा, वो टूट करके नीचे आते हैं। इसीलिए जब आप नीचे से हिलाते हैं, फल वगैरह टूट टूट के नीचे आना शुरू कर देते हैं। तो ये जो जड़त्व है, सेम यही एग्जाम्पल किसका है, आगे न्यूटन साहब ने इस परिभाषा को किसने दिया था, जड़त्व की परिभाषा को दिया था गैलीलियो साहब ने। भी पूछता है आपसे जड़त्व की परिभाषा को किसने दिया, तो गैलीलियो साहब ने दिया इस परिभाषा को। और इसको आगे चल करके बल को और भी विस्तार से बताने के लिए या गति के नियम को बताने के लिए आपके न्यूटन साहब आए, और न्यूटन साहब ने क्या किया, इसको एक सभी चीज को ला करके एक चीज में बैठा दिया, मतलब सारा एक छोटा सा मतलब सार बना दिया। देखेंगे जो जड़त्व का नियम है यही न्यूटन के गति का पहला नियम है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। कब तक ऐसा रहेगा, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाएं। बाह्य बल लगेगा, चाहे वो घर्षण बल हो चाहे कोई भी बल हो, तो वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में धीरे धीरे आना शुरू कर देगी। तो यही जड़त्व का नियम है। आगे चल करके इसको गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो ये आप जड़त्व का नियम लिखेंगे, कई सारे आपको एग्जाम्पल बताए हैं। अब न्यूटन के गति का नियम है, न्यूटन के गति का ये क्या कहते हैं, इसको
ये न्यूटन की गति का क्या है? प्रथम नियम है। तो पूछता है आपसे कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? तो यदि कोई वस्तु, जड़त्व का नियम ही क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि वह वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसमें हम बाह्य बल न लगाए। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो गया। अब न्यूटन की गति का हम द्वितीय नियम देखेंगे। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय, जैसे कि हम इसको देखे थे, इससे पहले हम क्या जाने थे? जड़त्व को जाने थे। सेम ही ऐसे ही हम जब द्वितीय नियम पढ़ेंगे उससे पहले हमें पढ़ना होगा किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में पढ़ना होगा। संवेग क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रेखीय संवेग क्या होता है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेखीय संवेग क्या है आपका? रेखीय संवेग। और देखते हैं रेखीय संवेग होता क्या है। इंग्लिश होती है इसकी लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग देखेंगे, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान था उसके वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है? रेखीय संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का कोई मास होगा, कोई वस्तु है उसमें क्या होता है? भार होता है, यानी कि उसी से द्रव्यमान निकला है। किसी वस्तु का द्रव्यमान व तथा उसके वेग के यदि द्रव्यमान वेलोसिटी के रूप में आ जाए, ये द्रव्यमान किसके रूप में आ जाए? वेलोसिटी के रूप में आ जाए। किसी वस्तु का द्रव्यमान था उसके वेग को किससे लिखते हैं? वेग की इंग्लिश होती है वेलोसिटी v, और इसको हम इसका सिंबल देते हैं v। वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? रेखीय संवेग कहते हैं। तो रेखीय संवेग क्या होता है? इसको हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल p से डिनोट करते हैं। और p बराबर होता क्या है? mv होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान m और उसके वेलोसिटी की गुणनफल को ही क्या बोलेंगे? m क्रॉस v ही क्या होगा? आपका लीनियर मोमेंटम होगा, p कहलाएगा। p बराबर क्या होता है? mv होता है। देखिएगा मोमेंटम में क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है, और वेलोसिटी यानी कि वेग को पढ़ाए थे। वेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, क्योंकि वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समयांतराल होता है। चली गई किसी एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटा समयांतराल वेग कहलाता है। तो आप जानते हैं आपका जो वेग है वो सदिश राशि है, एक दिशा है इसमें। ऐसे ही मास जो है, मास में क्या है? इसमें द्रव्यमान है, तो मास इंटू जो वेलोसिटी है, जो आपका मास गुणे यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग है, ये क्या होगा? आपका सदिश राशि होगा। तो रेखीय संवेग भी कैसा होगा? आपका सदिश राशि होगा। तो यहाँ लिखेंगे रेखीय संवेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कोई पूछता है आपसे कि रेखीय संवेग कैसी राशि है, तो आप बताएंगे एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमेशा क्या लगाते हैं? ये इस प्रकार का तीर लगाते हैं। तो ये एक सदिश राशि है। और भी देखिएगा हम इसमें जानना चाहते हैं रेखीय संवेग में, तो ये सदिश राशि है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, इसका देखिएगा मात्रक क्या होता है। कोई पूछ रहा है इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे किलोग्राम, और इंटू वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक अभी इससे पहले बताए थे। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, तुरंत को बताए थे हम। तो देखेंगे यहाँ वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो द्रव्यमान इंटू मीटर, और प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड। ये किसका मात्रक हो जाएगा? इस रेखीय संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। लीनियर मोमेंटम का क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। अब देखेंगे इसके आगे, अब हमारा है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम कहता क्या है, इसको हम देखेंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं हम। देखिएगा, तो न्यूटन की गति का नियम पढ़ रहे थे हम लोग। पहला नियम क्या है आपका? इसको हमने देखा है, किसी वस्तु पे क्या होता है? यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। अब इसका हम द्वितीय नियम देखेंगे। इसका द्वितीय नियम क्या होता है?
इसका सेकेंड लॉ जो कहता है कह रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस बल जो लगने वाला बल है, लगने वाला कौन सा बल, असंतुलित बल, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग क्या होता है अभी बता चुके हैं हम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो समय के साथ संवेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ये बल के क्या होता है। हमने जब प्रयोग किया, रिसर्च किया, इसके द्वारा पाया जो संवेग परिवर्तन की दर है वो क्या है, बल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। दोनों का अनुपात क्या है, समान है। हम जैसे जैसे बल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे संवेग परिवर्तन की दर में भी क्या होता है, उसके अनुपात में वृद्धि होता है। जिस अनुपात में इधर बल में वृद्धि हो रहा है, सेम ऐसे ही संवेग परिवर्तन की दर में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो सेम आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो बल होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, कह रहा है अनुक्रमानुपाती का ये निशान होता है। बल अनुक्रमानुपाती होता है संवेग परिवर्तन के दर के, संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। या फोर्स हम लिख सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर। इसको हम लिखेंगे किससे, अब संवेग को हम लिखते हैं P से, किसे लिखते हैं P से। इसमें परिवर्तन को दिखाना है तो परिवर्तन को दिखाने के लिए P2 माइनस P1, परिवर्तन मतलब क्या होता है, किसी एक का संवेग मोमेंटम P1 है, दूसरे वाले का P2 है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डेल P बराबर क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 लिखेंगे। तो ये जो डेल P है इन दोनों में परिवर्तन को दिखा रहा है, तो लिखेंगे डेल P क्या है, मोमेंटम, P फॉर लीनियर मोमेंटम। तो डेल P अपान संवेग परिवर्तन की दर मतलब समय, तो क्या लिखेंगे, अपान डेल टी लिखेंगे। तो F अनुक्रमानुपाती होगा डेल P अपान डेल टी के। ये क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, इसको न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होता है, दर मतलब समय, और P फॉर संवेग। अब देखेंगे न्यूटन का कोई पूछता है आपसे जो बल की परिभाषा है, सबसे पहले बल की परिभाषा कहाँ से निकली, तो बल की परिभाषा किसने दी, गैलीलियो साहब ने दी। और गैलीलियो साहब ने दी, और जो आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम है वो आपका गैलीलियो साहब का नियम या फिर जड़त्व का नियम कहलाता है। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं या फिर हम गैलीलियो साहब का नियम कहते हैं। और जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है इसी को हम इसको बल की परिभाषा भी बोलते हैं। ये बल की परिभाषा भी एक प्रकार से, ठीक है। तो बल की परिभाषा कहाँ से निकली, वो एग्जाम में भी आता है। तो बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से आती है। तो इससे पहले जो लिखवाए थे न्यूटन के गति का पहला नियम, तो वहाँ से आपको बल की परिभाषा मिली। और यहाँ से देखेंगे डेफिनेशन आपको वहाँ से मिला। और इसका जो फार्मूला है बल का, F बराबर ma हम लिखवाए थे स्टार्टिंग में। बल जो होता है, बल क्या होता है इसको बताए थे, F बराबर ma। तो F बराबर ma कहाँ से मिला हमको, इस न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिला। कहाँ से मिला, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से मिला। तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, जो संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि इसको आप सॉल्व करना चाहें तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका, F इक्वल लिखेंगे डेल, एक कांस्टेंट k लगा दीजिए, वो k का मान 1 होगा, तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे, अभी इसको k बराबर 1 लिखना पड़ेगा। तो यह लिख देते हैं, इसको अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k आएगा। और डेल p अपान क्या लिखेंगे, डेल t लिखेंगे, या फिर लिखेंगे F बराबर k हो गया
डेल हो गया P बराबर, अभी पढ़ चुके हैं आप लोग, संवेग P बराबर क्या होता है, mv होता है, इसीलिए पहले पढ़ा दिए थे। P बराबर क्या होता है, mv होता है, तो यहाँ रखेंगे m इंटू वी रखेंगे बटा क्या लिखेंगे, डेल टी लिखेंगे। अब देखिएगा F इक्वल टू क्या लिखेंगे, K, M को आप M देखिएगा मास है, किसी भी कण का मास क्या होगा, समान होगा। मास जो यहाँ है वही अगले उस कण का मास फिर अगले टाइम्स भी वही होगा, तो मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, लिखेंगे परिवर्तन किस में होगा, सिर्फ वेग में होगा, वेग में परिवर्तन होगा बटे समय में परिवर्तन होगा। समय पहले 1 सेकेंड था, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, समय में परिवर्तन हो रहा है और वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो लिखेंगे मास को हम बाहर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, जब मास को बाहर लेंगे तो ये ऐसा m हो जाएगा, इंटू अंदर बचेगा क्या, डेल वी अपान डेल टी बचेगा। या फिर F इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू M, और देखिएगा डेल वी अपान डेल टी होता क्या है, हम बता चुके हैं आपको, डेल वी अपान डेल टी होता है एक्सीलरेशन A होता है, इसको त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, ये देखिएगा अब संवेग नहीं रह गया, क्या रह गया ये, अब ये वेग हो गया, क्या हो गया, वेग परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण का हम फार्मूला A बराबर पढ़े थे, v अपान टी होता है, इसको आप पढ़ चुके हैं, त्वरण बराबर वेग बटा समय अंतराल। तो ये वेग बटा समय अंतराल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A, इसका मान क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि A बराबर क्या हो जाएगा, डेल वी अपान डेल टी। अब देखिएगा K बराबर यहाँ पे हम बाद में जब हम प्रयोग किए, सिद्ध किए और कांस्टेंट K को ज्ञात करना चाहें तो उस कांस्टेंट K का मान कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम K बराबर 1, जहाँ कांस्टेंट, जहाँ K एक नियतांक है, उस K का मान कितना होगा, 1 होगा। और इस प्रकार क्या हो गया, हमको बल का सूत्र मिल गया। बल का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, अब इसको यहाँ लिख देते हैं हम, K बराबर 1 यहाँ पुट करेंगे आप, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान कितना है, 1 है, पुट करेंगे इसमें, तो आ जाएगा F बराबर m इंटू A, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, F बराबर m में सिद्ध करने को आएगा, तो यहीं से आप सिद्ध कर देंगे। और ये क्या है, बल का जो फार्मूला है, फोर्स का फार्मूला, पहला फार्मूला आपको यहीं से मिला, और ये बल का क्या है, फार्मूला हो गया। और ये कुछ पेपर में आता है, पूछता है आपसे, जो बल है, बल का फार्मूला कहाँ से मिला, बल का सूत्र कहाँ से आता है, तो ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे है आपका न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, और तृतीय नियम क्या कहलाता है, क्या कहता है, इसको देखेंगे। तृतीय नियम कहता है, यदि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी आप पर विपरीत दिशा में बल लगाएगी। जैसे आप बंदूक है, बंदूक को आप दागते हैं, जब दागते हैं तो होता क्या है, बंदूक को आप दागेंगे तो गोली कहाँ निकलती है, आगे की ओर निकलती है, और जो आपका बंदूक है वो बंदूक किसकी ओर आता है, आपकी तरफ चला आता है। गोली को आप आगे भेजते हैं, आगे भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो आपका गोली जब आगे जाती है तो वो क्या करती है, पीछे की ओर भी बल लगाती है। आप उस पर आगे की ओर बल लगा रहे हैं तो वो गोली क्या करती है, उस बंदूक पे पीछे की ओर बल लगाती है और झटका देती है। जब भी आप बंदूक को दागते हैं तो पीछे की ओर क्या होता है, तेजी से झटका लगता है। तो इस प्रकार यदि किसी वस्तु पे आप बल लगाते हैं तो वो भी आप पे बल लगाएगी, किस दिशा में लगाएगी, विपरीत दिशा में लगाएगी। ये न्यूटन साहब ने बताया, और ये न्यूटन साहब का कौन सा नियम है, तृतीय नियम है। ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहलाता है। क्या कहता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह वस्तु भी लगाया जाए तो वह वस्तु भी उस पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो आप किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी क्या होगी, विपरीत दिशा में बल लगाएगी।
जरूर लगाएगी। यदि आप क्या करते हैं, एक दरवाजा है, दरवाजे को आप कस के ऐसे धकेलेंगे तो दरवाजे को जब धकेलेंगे जाएगा, उसमें टकराएगा, फिर से क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं तो वो भी क्या करेगी, विपरीत दिशा में बल लगा रही है, और उससे कारण क्या होगा, यदि आप धकेलते हैं खुलता है, फिर क्या होता है, फिर वापस आता है। तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन साहब ने ये 3 नियम दिए हैं आपको, और ये 3 नियम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसके कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल को आप पढ़िएगा, देखिएगा। ऐसे ही यदि आप पानी में तैरते हैं तो क्या करते हैं, आप बल लगाते हैं, किस पे, पानी पे बल लगाते हैं, और पानी को आप पीछे धकेलते हैं तो पानी भी आपको किधर धकेलता है, पानी को आप पीछे धकेलेंगे तो पानी आपको आगे धकेलता है, और आप आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। आप तैर रहे हैं, बल पीछे लगा रहे हैं, पानी पीछे की ओर जा रहा है, तो पानी भी आपको किधर धकेल रहा है, आगे की ओर धकेल रहा है, और आप आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जितनी तेजी से आप बल लगाएंगे उस पानी पे पीछे की ओर, उतनी तेजी से आप आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम का उदाहरण हो गया। कई सारे आपको इससे उदाहरण मिलते हैं, आप घर पे आइएगा, कई सारे एग्जाम्पल है, किताब में लिखा हुआ है, और भी कई सारे एग्जाम्पल आपके आसपास होता रहता है, और समझते रहिएगा। साइंस हर जगह छाया हुआ है, कोई भी चीज़ देख रहे हैं उसमें साइंस जरूर छुपा हुआ है, उसको आप समझते रहिए। लास्ट आपका बचा हुआ है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, जो कि आपके सिलेबस से हट गया है, मगर फिर भी हम समझा देते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है, संवेग को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो संवेग, मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉय, इट मे बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। जैसे कि आप नाव पे आते हैं, नाव से जैसे ही उतरते हैं, नाव कहाँ है, आपके पानी में है। अब नाव से जब आप उतरते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने पैर पे क्या करते हैं, पैर से नाव को मतलब पीछे की ओर धकेलते हैं, धक्का लगाते हैं। जब पीछे की ओर धकेलते हैं तो वो जो आपका नाव है वो भी आपको किधर की ओर फेंकना चाहेगा, आगे की ओर फेंकता है। आप नाव पे पीछे की ओर बल लगाते हैं तो नाव क्या होता है, आप आगे की ओर जाते हैं, और नाव किधर जाता है, पीछे की ओर जाता है। तो ये क्या कहलाता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करते रहा करिए, जिससे हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस देते रहा करें। ये आपका बल जो है, बल तथा गति के नियम 9th का पूरा ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। और इसके जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इसके, जब आपका ये खत्म हो जाएगा कार्य, बस तीनों को हम एक साथ में दे देंगे। आपका जो पहले पढ़ा है गति, फिर बल, फिर आपका कार्य, तीनों का न्यूमेरिकल एक साथ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आप जानते ही हैं, शेयर और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।